राधे राधे आप सभी को। आज मैं अकाउंटेंसी की 11th क्लास की चैप्टर 1 अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि मैंने आपको इसका जो शुरू का क्वेश्चन था कुछ कुछ वो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने क्लास 1 तो देख ही लिया होगा। अब अगर आपने क्लास 1 देख लिया है तो आप क्लास 2 देख लीजिए और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं आपको इसकी एमसीक्यू पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, तो एमसीक्यू भी पढ़िएगा और एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी बताऊंगी। तो घबराने का जरूरत नहीं है, आराम से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। किस तरीके से आपको सब कुछ पढ़ना है, मैं शेड्यूल भी बताऊंगी कि आपको रूटीन भी बताऊंगी कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक है, कि आप एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए। अब एक चीज मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कि आपका जो ये 11th का सेशन है ये आपका मई से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आपका ये जो 11th का सेशन है मई 2024 से स्टार्ट हो गया है और ये आपका खत्म होगा, आपका इसका एग्जाम जो है अप्रैल 2025 में होगा। ठीक है, तो अभी सितंबर तो खत्म होने को आया, अक्टूबर से लेकर मार्च तक अभी आपके पास 6 मंथ्स हैं और 6 मंथ इनफ होते हैं किसी भी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, 6 महीना में हम लोग आराम से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोग क्या कीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश उसको आप लोग खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, हिंदी इंग्लिश तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी, उसको आप लोग खुद से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यूट्यूब की हेल्प से भी कर सकते हैं या फिर चाहे सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी है क्लास की पार्ट 1 की, तो आप लोग इसका वीडियो देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए आगे बात करते हैं। इससे पहले मैंने आपको अकाउंटिंग बताया था, अकाउंटिंग के फीचर्स बता दिए थे, अकाउंटिंग का हिस्ट्री भी बता दिया था। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं किधर, बुक कीपिंग की तरफ कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जानना बुक कीपिंग का अकाउंटिंग भी कहते हैं। बुक कीपिंग जो है ये अकाउंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो मतलब अकाउंटिंग और बुक कीपिंग जो है दोनों जुड़वा भाई बहन है। ठीक है तो एक ही चीज। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा क्या है इन दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, काम उतना ही करना है। लेकिन एक होता है बुक कीपिंग और एक होता है अकाउंटिंग। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों में कि दोनों का सोचने और करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ये उससे थोड़ा सा क्या था एक लेवल आगे चलता है। ऑप्शंस दे दी है, आप देखते हैं कि बुक कीपिंग क्या होता है। कहता है पुस्त पालन का अर्थ, यानी कि बुक कीपिंग मीनिंग, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। तो बुक कीपिंग जो है आपकी दो शब्दों से मिलकर बना है, ये दो वर्ड से क्या है मिलकर बना है, जिसमें से कि दो वर्ड क्या है। तो पहला वर्ड है भैया आपका क्या बुक, बुक। ठीक है, बुक का मतलब क्या होता है, बुक का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहते हैं पुस्तक या किताब कहते हैं। क्या पुस्तक और किताब में क्या होता है, तो भैया आपकी सारी स्टोरीज जो है उसमें लिखी हुई रहती है, सारी कहानी जो है उसमें लिखी हुई रहती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं क्या बुक। और दूसरा क्या है कीपिंग, कीपिंग को हम हिंदी में कहते हैं रखना। ठीक है, कीप वो कहते हैं कि कीप मींस क्या होता है रखना, तो उसी तरह बुक कहता है। तो बुक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बुक का मतलब होता है यहाँ पे खाता बही। ठीक है, जिसमें कि आप क्या करते हैं अपने ट्रांजैक्शंस को लिख के रखते हैं या रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो कहता है यहाँ पे क्या कीपिंग का मतलब क्या हुआ, तो कीपिंग का मतलब होता है रखना या मैनेज करना या फिर मेंटेन करना। तो किसको मैनेज करना किसको मेंटेन करना, तो आप जो डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसको क्या किया जाता है एक बुक में। बुक का मतलब क्या होगा यहाँ पे समझ लीजिए, बुक का मतलब हो गया यहाँ पे खाता बही। तो आप जो भी डेली ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसको अपने खाता बही में क्या करना, मेंटेन करना या मैनेज करके रखना। ठीक है, और क्या होता है ये जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए चलती है। तो बुक का मतलब क्या हो गया खाता बही, जिसमें हम अपना सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होता है उसको क्या करते हैं लिखते हैं। और लिखने के बाद कीपिंग का मतलब क्या होता है लिख कर रखना, तो इसी को कहते हैं कीपिंग। तो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट बुक कीपिंग या फिर पुस्त पालन, यानी कि अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम इसमें क्या करते हैं लिख कर रखते हैं, इसी को कहते हैं बुक कीपिंग। अब देखिए जरा कहता है क्या, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस, यानी कि ये क्या है प्रोसेस प्रक्रिया है। ठीक है, ऑफ मेंटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, यानी कि जितना भी हम लोग लेन देन करते हैं ये उसका रिकॉर्ड रखता है क्या करके मेंटेन करके। कौन रखता है बुक कीपिंग, क्योंकि बुक कीपिंग क्या है एक खाता बही है जिसको क्या करते हैं हम लिख के उसमें सारी चीजों को रखते हैं। ठीक है, अब मतलब कि कहने मतलब कि अकाउंटिंग और इसमें क्या डिफरेंस है। अकाउंटिंग का मतलब हो गया क्या कि ट्रांजैक्शंस को देखना जानना पहचाना, बुक कीपिंग का मतलब हो गया कि उन ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग में जब हमने देखा पहचाना जाना और अब बुक कीपिंग में उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख कर रखेंगे। तो यही डिफरेंस है दोनों में, वो ट्रांजैक्शंस को पहचानता है और ये ट्रांजैक्शंस को लिख कर लंबे समय तक अपने पास रखता है। ठीक है, अब कहता है क्या
कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके रखता है। किस तरह का ट्रांजेक्शन करता है? इंक्लूडिंग इनकम। अगर आपको किसी प्रकार का इनकम हो रहा है या आय हो रहा है, ये उसको क्या करता है? लिख कर रखता है। ठीक है, इनकम हो गया। अब किसी प्रकार का अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो ये उसको भी लिख कर रखता है। अब कहते हैं कि एसेट्स, हम लोग इसको कहते हैं संपत्ति। अगर आपके पास किसी तरह की संपत्ति आ रही है, जा रही है, उसको लिख के रखता है। फिर कहता है क्या? लायबिलिटी, यानी कि दायित्व। अब देखो शायद हो सकता है कि आपका पहला क्लास है तो आपको इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटी नहीं समझ में आ रहा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। फिलहाल के लिए आप पढ़िए, मैं इसके बाद अगला क्लास जब पढ़ाऊंगी, बेसिक टर्म्स पढ़ाऊंगी, तो उसमें सब कुछ बताऊंगी एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसा पैसा जो आपको किसी को चुकाना है। आपके सर पे एक दायित्व है कि भैया हमने किसी से पैसा लिया है तो हमको उसको क्या करना है? देना है। तो अगर आपने किसी प्रकार का उधार वगैरह या किसी से लोन लिया है तो उस तरह का पैसा अगर आपको किसी को चुकाना है तो ये भी कीप करके रखता है, लिख कर रखता है। कौन? बुक कीपिंग। ठीक है, अगर आपके पास किसी तरह की संपत्ति, आपकी कहाँ पे कहीं पे जगह, जमीन, घर, संपत्ति कुछ लेकर रखा है, सोना चांदी लेकर रखा है, तो ये उसको भी क्या करता है? रिकॉर्ड करके रखता है। आप डेली जितना खर्चा करते हैं उसको रिकॉर्ड करता है, आप डेली जितना इनकम करते हैं उसको रिकॉर्ड करता है। तो इन सारी चीजों को जो रिकॉर्ड करके रखता है उसी को तो कहते हैं हम क्या? उसी को कहते हैं हम क्या? बुक कीपिंग। आप जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इनकम हो, प्रॉफिट हो, लॉस हो, एक्सपेंस हो, आपकी एसेट्स हो, आपकी लायबिलिटी हो, कुछ भी हो, उसको जो रिकॉर्ड करता है, उसको जो रिकॉर्ड करके रखता है, उसको कहते हैं हम लोग बुक, यानी कि खाता बही में कीपिंग। क्या करना? रखना, खाता बही में लिखकर रखना, इसी को कहते हैं बुक कीपिंग। अब इसमें ज्यादा मत जानो, बस इतना ही जानो कि हम जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं ये उसको रिकॉर्ड करके अपने पास खाता बही में बंद करके रखता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कहता है क्या कि बुक कीपिंग इंक्लूड्स 4 एक्टिविटी। कहता है बुक कीपिंग जो है वो 4 तरह का काम करता है। क्रियाएं का मतलब होता है काम। बुक कीपिंग जो है ये 4 तरह का काम करता है। उस 4 तरह के काम में क्या क्या चीजें हैं आप समझिए। पहला कहता है क्या? वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं की पहचान करना। वित्तीय लेन देनों एवं घटनाओं की पहचान करना। तो कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। कहता है कि सबसे पहले ये क्या करता है कि अगर आपने किसी तरह का ट्रांजैक्शन किया है तो सबसे पहले ये उसकी जानकारी प्राप्त करता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं आइडेंटिफाई करना, यानी कि जानना कि आपने ट्रांजैक्शन कितना कितना किया है। और उसको जानने के बाद ये क्या करता है? कहता है उनको फिर ये क्या करता है? मुद्रा में मापता है, मुद्रा के रूप में मापना। मेजरिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी। पहले क्या किया? यहाँ पे जान लिए, पहले क्या करता है? जान लिए, यानी कि जानकारी प्राप्त कर लिए कि आपने कितना कितना ट्रांजैक्शन किया। उस ट्रांजैक्शन के बाद उसको क्या किया जाता है? मापा जाता है। मापने का मतलब होता है कि आपने वो ट्रांजैक्शन कैसे किया है? उधार किया है यानी कि क्रेडिट पे किया है, या फिर आपने उसको क्या किया? कैश में किया। अगर आपने कैश में किया है तो ये क्या करेगा? उसको कैश वाले खाते में लिख के रखेगा। अगर आपने उधार में किया है तो उधार में लिख के करेगा। ठीक है, या आपने किसी वस्तु के बदले उससे वस्तु ली है या दी है, उस तरह का किसी तरह ट्रांजैक्शन उस तरह से लिख के रखेगा। तो इसी को कहते हैं मापना। मापने का मतलब होगा क्या? कि आपने उधार लिया है या नगद खरीदा है, इस चीज का वो क्या करता है? मापन करता है। कौन करता है? बुक कीपिंग। ठीक है, पहला उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, दूसरा क्या करना? उसके बारे में उसको मापना कि उसने उधार खरीदा है या नगद खरीदा है। ठीक है, अब देखो तीसरा पॉइंट क्या कहता है? वित्तीय लेन देनों को वर्गीकृत, क्लासिफाई करता है, और उसके बाद क्या करता है? वो उसका खाता बही यानी कि लेजर प्रिपेयर करता है। देखो कहता है क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड द क्लासिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर लेजर। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैं थोड़ा सा इधर समझा देती हूँ आपको। मैंने ये चीज आपको पहले भी बता दिया है क्लासिफिकेशन, लेकिन एक बार थोड़ा सा और जान लेंगे कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। इसका यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए आपने राम से किसी प्रकार का, और आपने राम को पैसा दिया, ठीक है, तो राम को पैसा मिला है तो हम क्या करेंगे? राम का एक अलग खाता खोलेंगे। और आपने क्या दिया? कैश दिया है हमको, तो कैश का एक अलग खाता खोलेंगे। तो राम को अलग खाता, कैश का अलग खाता। आपने किसी तरह का मान लो तो मशीन मंगवाया तो मशीन का एक अलग खाता खोलेंगे। ठीक है,
तो इसको कहते हैं वर्गीकृत करना। राम को पैसा नहीं है, बात एक ही है, लेकिन इसका दो खाता खोलेंगे। राम का अलग खाता खोलेंगे, कैश का अलग खाता खोलेंगे। अब आपने कोई मशीन खरीदी है तो मशीन आया, पैसा गया, तो फिर मशीन का अलग खाता खोलेंगे और फिर कैश के खाते में उस चीज को लिखेंगे। तो इसको कहते हैं अलग अलग करना। अब मान लीजिए अगर ये सारी चीजें एक साथ रहेगी तो बहुत दिक्कत होगी समझने में, तो इसीलिए सबका क्या किया जाता है, अलग अलग खाता खोला जाता है। तो इस अलग अलग खाता खोलने के टर्म्स को ही क्या कहा जाता है, लेजर। लेजर। और लेजर को बनाने से पहले इसको किया जाता है क्या, क्लासीफाई। लेजर बनाने से पहले इसको क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई का मतलब होता है अलग करना। अलग करना, सबसे पहले अलग अलग किया जाता है कि भैया राम जो है ये अलग है, कैश जो है ये अलग है, मशीन जो है ये अलग है। तो इसको अलग अलग करने को कहते हैं क्या, क्लासीफाई करना। और क्लासीफाई करने के बाद हम क्या बनाते हैं, उसका लेजर बनाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्या कि वित्तीय लेन देनों की पहले जानकारी प्राप्त की जाती है, फिर इसको मापा जाता है कि आपने कैश में सामान खरीदा बेचा है या फिर आपने क्रेडिट में यानी कि उधार में सामान को खरीदा बेचा। इन दोनों चीजों का ये क्या करता है, मेजरमेंट करता है। ठीक है, उस मेजरमेंट को करने के बाद उसके बाद क्या करता है, उसको वो क्लासीफाई कर देता है। अगर आपने कैश में खरीदा है तो उसको अलग लिखेगा, अगर आपने क्रेडिट में खरीदा है तो उसको अलग लिखेगा। तो इस अलग करने को टर्म को ही क्या कहते हैं, क्लासीफाई। और क्लासीफाई करने के बाद हम उसका क्या बना देते हैं, लेजर। तो ये वही चीज कह रहा है। ठीक है, अगला 4 नंबर पॉइंट देखो, कहता है वित्तीय लेन देनों का जर्नल एवं पुस्तकों में लिखना। कहता है राइट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इनटू जर्नल और सब्सिडरी बुक्स। देखो कहता है क्या, आप क्या किए, आपने अब जितना भी ट्रांजैक्शन किया है पहले उसको पहचान लिया। आपने जितना भी ट्रांजैक्शन किया आपने पहले उसको क्या किया, पहचान लिया। अब पहचानने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको जर्नल एंट्री में लिखेंगे या फिर अदर बुक में लिखेंगे। अदर बुक में क्या, मान लो राम है तो राम का एक अलग खाता बना दिया। ठीक है, तो ये अलग खाता हो गया। फिर क्या किया, कैश का एक अलग खाता बना दिया। हमने कुछ सामान खरीदा है तो परचेज का एक अलग खाता बना देंगे। हमने कुछ सामान बेचा है तो सेल का एक अलग खाता बना दें। तो इसी को कहते हैं अदर सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, सहायक बहियां। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग पुस्तकों में क्या किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। अब मान लीजिए हमने एक ही खाता बनाया, एक जर्नल एंट्री बना दिया। ठीक है, और जर्नल एंट्री में ही सबको लिख दिया तो क्या होगा, सेल भी, राम, कैश, परचेज सबके क्या होता है, खिचड़ी बन जाता है। तो ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबका अलग अलग खाता खोलते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, अच्छा से समझ में आता है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई एक ही परिवार का आदमी है। ठीक है, मान लीजिए आपके पिताजी हैं और सभी के नाम से पैसा वो क्या कर रहे हैं, एक ही खाते में रख रहे हैं। मान लीजिए कि आपके फादर हैं, इन्होंने एक अकाउंट खुलवाया है। आपके फादर के मान लीजिए आप लोग 3 भाई बहन हैं। ठीक है, 3 सिबलिंग्स। अब तीनों का जो पैसा है इसी में जमा हो रहा है। तो लास्ट में दिक्कत होगा ना कि भैया ए नंबर वाले बच्चे का कितना पैसा है, बी का कितना है, सी का कितना है, तो बार बार दिक्कत होगा। इससे अच्छा क्या किया गया है कि ए के नाम से एक अलग अकाउंट बना दिया, बी के नाम से एक अलग अकाउंट बना दीजिए और सी के नाम से एक अलग अकाउंट बना दीजिए। तो फिर क्या होगा, आराम से पता चल जाएगा कि किसके खाते में कितना पैसा। आपको बैलेंस चेक करना है। ए का खाता खोलेंगे कि भैया हाँ इसके खाते में 5,000 रुपये है, बी का खोलेंगे इसमें 6,000 रुपये है, सी का खोलेंगे इसमें 7,000 रुपये है। ठीक है, तो इसको कहते हैं लेजर। इसी को कहते हैं क्या, लेजर। लेजर खोलना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा कि बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, जब अगर आप सबका अलग अलग डिटेल के नहीं रखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है। यही होता है बुक कीपिंग। यही क्या होता है, बुक कीपिंग होता है कि आपके ट्रांजेक्शन्स को ये रिकॉर्ड करके रखता है और बेटर रिजल्ट के लिए ये क्या करता है, इसको अलग अलग बांट देता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। इसके आगे का पॉइंट अब हम लोग डिस्कस करते हैं। अब इससे पहले वाला क्वेश्चन हो चुका है कि इसकी विशेषता क्या क्या है। अब हम इसके पढ़ेंगे, इसकी विशेषता क्या है वो बता रहा है। इससे पहले इसका मीनिंग हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, बुक कीपिंग की जो पहला फीचर्स है या पहला एलिमेंट है वो क्या है, मॉनेटरी अकाउंटिंग। मॉनेटरी अकाउंटिंग का मतलब है कि ये आप जितना भी ट्रांजेक्शन मनी में करेंगे ये केवल उसी को रिकॉर्ड करेगा। ये सिर्फ क्या करेगा, उसी को रिकॉर्ड करेगा। अगर आप मनी के अलावा किसी भी चीज में ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो ये उसका रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला फीचर्स इसका ये है कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो एकदम मनी में ही होना चाहिए, अदरवाइज ये उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा कहता है कि व्यापारिक सौदे का लेखा, अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। कहता है ये व्यापारिक लेखे का सौदा करता है
कहने का मतलब है कि आपका बिजनेस जो है, आपका जो बिजनेस है, आप उसमें किसी भी तरह का लेन देन कीजिए, आप इसमें किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन कीजिए, ये क्या करेगा, उसको लिखेगा। चाहे फिर वो ट्रांजेक्शन सेलिंग परचेजिंग का हो, चाहे फिर वो ट्रांजेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस का हो, या फिर आपका वो ट्रांजेक्शन इनकम और एक्सपेंडिचर का, ठीक है, ये सबको क्या करेगा, लिखेगा। तो कहता है कि व्यापारिक सौदे का लेखा करता है, यानी कि आप व्यापार में जितना भी ट्रांजेक्शन करते हैं ये उसको क्या करता है, लिखने का काम करता है। और वो सौदा कैसा होना चाहिए, पैसे में होना चाहिए, नकद में होना चाहिए, ठीक है, तभी वो क्या करेगा, उसको लिखेगा। ठीक है, अब अगला कहता है क्या, रेगुलरली एंड सिस्टमैटिक अकाउंटिंग। हाँ, ये चीज बहुत जरूरी है कि आप जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सबसे पहले उसका रेगुलर यानी कि आप डेली जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो डेली आप रिकॉर्ड करके उसको रखिए। ठीक है, उसके कहता है नियमित लेखा, नियमित होता है सिस्टमैटिक तरीके से, ये नहीं कि जैसे तैसे करेंगे, उसका जो सिस्टम बनाया गया उसी तरह से करेंगे। कैसे, अगर मान लीजिए पहले कहा है जर्नल एंट्री बनाने की, तो पहले जर्नल एंट्री बनाइए, फिर जर्नल एंट्री के बाद क्या बनाया जाता है, लेजर बनाया जाता है। तो आप इस तरीके से क्या कीजिए, इसका लेखा जोखा कीजिए। तो इसी को कहते हैं सिस्टमैटिक अकाउंटिंग, और इसको क्या किया जाता है, लगातार किया जाता है, कंटिन्यूअस किया जाता है। आप डेली सेल परचेज करें तो आप डेली इसको लिखें। अगला कहता है क्या, सभी व्यापारियों द्वारा प्रयोग, यूज्ड बाय ऑल बिजनेसमैन, सभी बिजनेसमैन के द्वारा यूज किया जाता है। अब बिजनेसमैन किस तरह, बिजनेसमैन तो बिजनेसमैन होता है, हाँ इसमें एक टाइप क्या होता है, कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो कि छोटे होते हैं, छोटे व्यापारी, स्मॉल ट्रेडर, और कुछ बिजनेसमैन जो होते हैं बड़े होते हैं, यानी कि बड़े व्यापारी। ठीक है, तो छोटा रहिए चाहे बड़ा रहिए, अगर आप छोटे तौर पर बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री और लेजर बनाना पड़ेगा। अगर आप बड़े व्यापारी हैं तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री और लेजर बनाना पड़ेगा। तो व्यापारी छोटा हो या बड़ा हो, दोनों ही इसको क्या करता है, यूज करता है। अब कहता है रिटेन इन फिक्स्ड अकाउंट्स, कहता है निश्चित बहियों में क्या करना, इसका लेखा करना। क्या करना, निश्चित बहियों में इसका लेखा करना। कहता है निश्चित बहियों में इसका लेखा करने का मतलब क्या होता है, कि निश्चित बही मतलब वही जर्नल एंट्री और लेजर। पहले क्या कीजिए, जर्नल एंट्री बनाइए, जितना आते जा रहा है उसको क्या कीजिए, लिखते जाइए लिखते जाइए। उसके बाद अंत में क्या करेंगे, सबको क्लासिफाई कर दीजिए अलग अलग, ताकि क्या हो, कि समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो निश्चित बही का मतलब वही हुआ कि पहले लेजर बनाने का रूल है तो पहले लेजर बनाइए, और फिर लेजर की सहायता से किसको बनाइए, पहले जर्नल एंट्री बनाने का रूल है तो जर्नल एंट्री बनाइए, और फिर उसकी सहायता से किसको बनाइए, लेजर को बनाइए। ठीक है, अब देखिए अगला कहता है कि निश्चित उद्देश्य, स्पेसिफिक पर्पस। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर काम करता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अगर आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा भी एक उद्देश्य है कि आपका जो सिलेबस है वो मैं समय पे कंप्लीट करवा पाऊँ, या फिर उन जो बच्चे सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं मैं उनको यूट्यूब के माध्यम से सारा सब्जेक्ट की जानकारी दूँ। ठीक है, तो मेरा ये पर्पस है। तो अगर आप मान लीजिए किसी भी बिजनेस में खाता बही तैयार किया जा रहा है तो उसका भी तो कोई ना कोई पर्पस होगा। तो विदाउट पर्पस कोई भी चीज किसी प्रकार का काम नहीं करता है। इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि हम जानना है कि भैया मेरी कंपनी में मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए लेखा बही करते हैं, या फिर कितना लॉस हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है। अगर हमको जानना है कि भैया मेरा इकोनॉमिक सिचुएशन कैसा है, इकोनॉमी यानी कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है मेरे व्यवसाय में, उन सबको जानने के लिए हम क्या करते हैं, निश्चित उद्देश्य, यही मेरा उद्देश्य होता है कि हम इसलिए क्या करते हैं, खाता बही को तैयार करते हैं। ठीक है, अब अगला कहता है क्या, पुस्तक पालन, कला एवं विज्ञान दोनों। कहता है कि बुक कीपिंग जो होता है ये आर्ट एंड साइंस बोथ है। तो देखो आर्ट एंड साइंस का सिर्फ एक ही चीज कहा जा सकता है इसके लिए कि आर्ट एंड साइंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सिद्धांतों को फॉलो करता है, प्रिंसिपल्स को, ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। तो जो भी काम सिद्धांतिक रूप से किया जा रहा है उसको आर्ट एंड साइंस दोनों कहा जाएगा। सैद्धांतिक रूप से यानी कि सैद्धांतिक नियमों का ये क्या करता है, पालन करता है, और उसके हिसाब से ही ये काम को करता है। दैट्स व्हाई इसको हम लोग कला एवं विज्ञान दोनों का नाम देते हैं। आई होप कि ये सारा पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार आपको और रिकॉल करती हूँ। सबसे पहला क्या, पैसे में लेन देन करता है। दूसरा क्या, जिस भी तरह का आप ट्रांजेक्शन कीजिएगा ये सबको रिकॉर्ड करता है, लेकिन बस वो पैसे में होना चाहिए।
तीसरा क्या, ये रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शन करता है और एक सिस्टम से काम करता है। कैसे, रेगुलरली पहले जर्नल एंट्री बनाना है, फिर लेजर बनाना है, ये होता है सिस्टम। तो इस तरीके से काम करता है। फिर कहता है सभी व्यापारियों द्वारा प्रयोग किया जाना, छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, दोनों ही क्या करता है, इसका यूज करता है। फिर कहता है निश्चित बहियों में लेखा करना, रिटर्न इन फिक्स्ड अकाउंट, इसको निश्चित बही में लिखिए। तो कहता है क्या, पहले लिखा जाता है जर्नल एंट्री में, फिर लिखा जाता है लेजर में। तो व्यापारी भी उसी तरीके से करते हैं, पहले जर्नल एंट्री में लिखते हैं, फिर लेजर में लिखते हैं। अगला कहता है निश्चित उद्देश्य, इस कोई भी काम अगर आप कर रहे हैं तो इसका कोई ना कोई निश्चित पर्पस तो होता ही है। इसका पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट जानना, लॉस जानना, या आर्थिक स्थिति जानना, या कितना इनकम है वो जानना, कितना हमारा डेली खर्च हो रहा है या मंथली खर्च हो रहा है या सालाना कितना खर्च हो रहा है, उन सारी चीजों को जानने के लिए क्या किया जाता है, खाता बही बनाया जाता है। ठीक है, अगला कहता है क्या, पुस्तपालन कला एवं विज्ञान। हमने इससे पहले का क्वेश्चंस पढ़ लिया है, अब हम इसके आगे की क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, जिसमें कि अगला क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मीनिंग क्या होता है, मैंने अभी जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बता दिया है। अब हम देखेंगे कि बुक कीपिंग का उद्देश्य क्या होता है, मतलब हम लोग बुक कीपिंग करते क्यों है, उसके बारे में इसमें पूछा जा रहा है ना। तो कहता है इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए बुक कीपिंग का सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हम लोग मतलब कि किसी भी बिजनेस में जितना भी लेन देन किया जाता है ये उसको क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखने का काम करता है, ताकि हमें बाद में कभी भी जरूरत पड़े तो हम उस ट्रांजेक्शन्स को मतलब कि देख सकते हैं कि भैया हमने किसको कितना सामान बेचा है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको रिकॉर्ड करके रखते हैं। सबसे पहला उद्देश्य इसका ये होता है कि भविष्य में काम आए हमको वो ट्रांजेक्शन्स, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करके रखते हैं। देखिए हमारे पास एक डेटा भी होगा ना कि हमने किस व्यापारी से कितना सामान परचेस किया है, किस ट्रेडर को हमने कितना सामान सेल किया, उसका एक लिखा जोखा हमारे पास होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है। या फिर मान लीजिए किसी तरह का प्रॉब्लम भी आता है तो हमें पता रहेगा कि भैया कि हमने किन से कितना परचेस किया है। इससे क्या होता है कि किसी तरह का फ्रॉड नहीं हो पाता है आपके साथ। ठीक है, तो अब देखिए अगला कहता है क्या, व्यापार की आर्थिक स्थिति का क्या कहता है, टू इनेबल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक सिचुएशन। सबसे पहले समझिए इकोनॉमिक सिचुएशन का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं आर्थिक स्थिति, यानी कि आपके पैसे के साथ जो तालमेल है वो किस टाइप का है। मतलब कि आपके पास आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, इट मींस कि आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, या फिर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, इट मींस कि पैसा आपके पास बहुत कम है। मतलब जितनी आपको पूर्ति होनी चाहिए थी उतना पैसा है या नहीं है, इन चीजों के बारे में बिजनेस इकोनॉमिक सिचुएशन में क्या किया जाता है, बताया जाता है। तो अगर हम बुक कीपिंग करते हैं तो हमें बिजनेस की आर्थिक स्थिति यानी कि उसकी पैसे की स्थिति कैसी है उसके बारे में क्या होता है, पता चलता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए कहता है क्या कि 3 नंबर में आपका कहता है व्यापार की प्रकृति से अवगत कराना, यानी कहता है टू इन्फॉर्म अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस। किसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देता है, बिजनेस के नेचर के बारे में आपको क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है। अब नेचर किस तरह का होता है, अब नेचर तो देखो बहुत तरह का हो सकता है। जैसे यहाँ पर अगर हम नेचर देखा जाए तो ये आपको बताता है कि आपका जो बिजनेस है वो बिग स्केल पे काम कर रहा है यानी कि बड़े पैमाने पे काम कर रहा है, या फिर स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है यानी कि छोटे पैमाने पर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी प्रकृति बताता है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप बुक कीपिंग करेंगे, अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट और लॉस का डेटा कैलकुलेट करके रखेंगे। अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो आप अपना बिजनेस को बहुत ज्यादा क्या करेंगे, आगे लेकर जाएंगे, और आगे जब आप लेकर जाएंगे तो आपका बिजनेस क्या होगा, और ज्यादा एक्सपेंस मतलब उसका एक्सपेंशन और ज्यादा होगा, यानी कि वो और विस्तार करेगा और ज्यादा क्या होगा, वो फैलेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका व्यवसाय बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका व्यवसाय क्या होगा, बड़ा होगा, तो बाजार में इसका अच्छा नाम बनेगा, आप ज्यादा प्रोडक्ट्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये होता है नेचर कि आपका जो व्यवसायिक नेचर है वो कैसा है, बड़े पैमाने का व्यवसाय है या छोटे पैमाने का व्यवसाय है, ये उस चीज के बारे में भी क्या करता है, बताता है। तो ये सब कैसे पता चल पाता है, जब आप अपने लेन देनों का, अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके रखते हैं तब हमें ये सारा जो इंफॉर्मेशन है पता चलता है। अब देखिए आगे कहता है लाभ एवं हानि के कारण ज्ञात करना। कहता है असर्टेन दी कॉजेज, यानी कि कारण, किस चीज का कारण भैया, तो प्रॉफिट और लॉस का कारण क्या है। अगर आपके व्यवसाय में बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है तो लॉस क्यों हो रहा है, उसका कारण आपको कौन करके उसका कारण आपको कौन बताता है, बुक कीपिंग बताता है। आप जो ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड करके रखते हैं वो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड बताता है कि आपको किस वस्तु को बेचने में ज्यादा लॉस हो रहा है और किस वस्तु को बेचने में
ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो इन सारे कारणों को भी आपको कौन बताता है, बुक कीपिंग बताता है। अब देखिए अगला कहता है करों का सही अनुमान लगाना, कहता है टू मेक एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ टैक्सेस। देखिए एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ टैक्सेस, देखिए सबसे पहले टैक्स जो होता है हम किसको भरते हैं, सरकार को यानी कि गवर्नमेंट को भरते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट हमसे टैक्स कब वसूलती है, जब हमारे पास इनकम होता है, ठीक है। तो हर जितने भी प्रकार का व्यवसाय है हमारे देश में सबको कुछ ना कुछ तो इनकम हो रहा है, और टैक्स जो है वो इनकम के ऊपर दिया जाता है। तो जब तक आपको पता नहीं है कि आपका इनकम कितना है उसके हिसाब से कितना कैसे टैक्स दे पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या पता किया जाता है, इनकम। तो इनकम किससे पता चलता है, आपके ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड से। आपने जितना ट्रांजैक्शन किया आपने उसको रिकॉर्ड करके रखा, अंत में उसको क्या किया, टोटल किया। अब उसमें से क्या करेंगे, हम नेट प्रॉफिट को निकालते हैं। नेट प्रॉफिट को निकालेंगे सारा एक्सपेंस वगैरह माइनस करने के बाद, तो हमको पता चलता है कि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, तो वही मेरा इनकम होता है। तो उस इनकम के ऊपर फिर क्या होता है, उस इनकम के हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगता है कि अगर हमने 10 लाख रुपए सालाना अर्न किया है तो उसमें 5%, 10%, 20%, 25% कितना टैक्स देना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके इनकम के ऊपर। तो पहले इनकम की जानकारी होगी तब ना टैक्स भरेंगे, पहले आपको इनकम की जानकारी होगी तब आप क्या भरेंगे, टैक्स को भरेंगे, ठीक है। तो इस क्या करता है, आपको टैक्स भरने में आपका इनकम कितना है ये कौन बताता है, तो ये भी बताता है कौन, बुक कीपिंग। तो इसका एक उद्देश्य यह होता है कि टैक्स भरने के लिए हमारे पास जो इनकम है वो कितना है कि हम उसको भरें, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी देता है कौन, आपको बुक कीपिंग। आप डेटा रिकॉर्ड करके रखते हैं, उससे इनकम पता चलता है, और इनकम के ऊपर ही हम क्या देते हैं, टैक्स को देते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट कहता है एक्विजिशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस गुड्स, कहता है व्यापारिक माल संबंधी सूचनाओं की प्राप्ति। अब देखते हैं बहुत बड़ा बड़ा व्यवसाय जो होता है, बिजनेस जो होता है, वो क्या करता है, जितना भी गुड्स लेकर आता है उसका रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, कि ये मैन्युफैक्चर कब हुआ है, इसकी एक्सपायरी कब है, आपने 100 गुड्स लाया था, इसमें से 50 गुड्स आपने बेच दिया, अभी भी आपके पास 50 गुड्स बचा हुआ है। तो ये सारा डेटा आप क्या करते हैं, कंप्यूटर पे चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इसको कंप्यूटर में डालते हैं सारा इंफॉर्मेशन, तो उसमें से आप जितना बेचते जाएंगे वहां से क्या होगा, माइनस होते जाएगा। और जब आप अंत में ना कंप्यूटर खोल के देखेंगे तो आपको क्या होगा, एक डेटा मिल जाएगा कि अरे हमने क्या किया था, 100 पीस सामान मंगवाया था जिसमें से 60 पीस हमने बेच दिया था, हमारे पास बचा कितना है, 40 पीस बचा हुआ। तो ये सारा इंफॉर्मेशन कौन देता है, बुक कीपिंग। आप जब डेटा को, रिकॉर्ड्स को कीप करते हैं तो क्या होता है, आपको उस गुड्स से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपको क्या होती है, मिलती रहती है। क्लियर है। आप देखिए अगला पॉइंट कहता संपत्तियों तथा दायित्वों का ज्ञान, टू एक्वायरिंग नॉलेज ऑफ एसेट्स एंड गुड लायबिलिटीज। कहता है क्या, बुक कीपिंग जो है ये आपके एसेट्स और आपके ऊपर कितना कर्ज है, कितनी लायबिलिटीज है, उनकी भी जानकारी आपको देता है, क्योंकि आपने सारा डेटा क्या किया है, कीप करके रखा है, इसलिए ये आपको हर चीज की जानकारी देता है कि भैया आपके सर के ऊपर कितना कर्ज है, कितनी लायबिलिटी है, उसके बारे में भी बताता है। उसके बाद ये भी बताता है कि आपके पास कितनी संपत्ति बची हुई है, आपकी संपत्ति कितनी बढ़ रही है और कितनी घट रही है। तो ये सारा चीज आपको कौन बताता है, बुक कीपिंग बताता है, ठीक है। अब कहता है टू एक्वायर नॉलेज ऑफ द स्टेट ऑफ बिजनेस कैपिटल। बिजनेस कैपिटल, व्यवसाय में कितनी पूंजी है, इसकी भी जानकारी आपको कौन देता है, तो बुक कीपिंग देता है। कहता है क्या, व्यापारिक पूंजी की स्थिति का ज्ञान प्राप्त करना। तो कहता है टू एक्वायर नॉलेज ऑफ द स्टेट ऑफ बिजनेस कैपिटल, बिजनेस में कितना कैपिटल है इसकी जानकारी देता है, कितना कैपिटल बढ़ा है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है उसकी जानकारी देता है, कितना कैपिटल आपका घटा है, डिक्रीज हुआ उसकी जानकारी देता है, या फिर आपको कितने और कैपिटल को एडिशन की जरूरत है, आपको और कितना एडिशनल कैपिटल का जरूरत है, उसके बारे में भी आपको कौन बताता है, बुक कीपिंग बताता है। अगर आपको पता है कि आपका बिजनेस में कैपिटल बढ़ रहा है तो आप नॉर्मल रहोगे कि चलो ठीक है भाई, अगर घट रहा है तो आपको अब सोचने का जरूरत है अपनी पूंजी के बारे में, तो ये भी सब कौन बताता है, बुक कीपिंग बताता है। और अगर आपको एडिशनल कैपिटल का भी नीड है तो ये भी आपको कौन बताता है, बुक कीपिंग बताता है। जब आपको पता चलता है तो आप कैपिटल को क्या करते हैं, अरेंज करने का कोशिश करते हैं, है ना। तो वही कहा जाता है कि अगर आपके पास जब तक ज्ञान नहीं होगा कि आपके पास कितना कैपिटल है तो आप कैसे काम कर पाओगे।
अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपको कैपिटल की नीड नहीं है, लेकिन अगर डिक्रीज हो रहा है तो आपको एडिशनल कैपिटल की नीड है ना जी। अगर आप नया व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितने कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ये भी कौन बताता है, बुक कीपिंग बताता है। ठीक है, तो इसका एक 8वां उद्देश्य ये था। आप देखते हैं हम लोग 9th नंबर, कहता है व्यापारिक त्रुटियों का ज्ञान होना। कहता है टू बी अवेयर ऑफ बिजनेस एरर। कहता है आपको क्या कि आप व्यवसाय में क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और कहाँ कहाँ गलती किए हैं, ठीक है, या फिर डेटा को रिकॉर्डिंग करने में आपने कहाँ कहाँ कितनी कितनी गलतियां की हैं, कि आपको उसके बारे में भी क्या करता है, अवेयर करता है। ठीक है, या आपको क्या करता है, व्यवसाय की गलतियां, यानी कि आपने व्यवसाय करने के दौरान या डेटा को रिकॉर्ड करने के दौरान क्या क्या मिस्टेक्स किए, ये भी आपको कौन बताता है, बुक कीपिंग बताता है। ठीक है, अब अगला कहता है क्या, व्यापारिक नीति निर्धारण में सरलता, ईज इन फॉर्मुलेटिंग बिजनेस स्ट्रेटेजी। ऑब्वियस सी बात है, आपने सारा डेटा रिकॉर्ड करके रखा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आपको अपनी आर्थिक स्थिति पता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपनी आर्थिक स्थिति पता है कि मेरे पास पैसा ज्यादा है या मेरे पास पैसा कम है। फिर कहता है कि आपको पता है कि आपके बिजनेस का नेचर कैसा, आप बड़े पैमाने पे व्यवसाय कर रहे हैं या छोटे पैमाने पे व्यवसाय कर रहे हैं। जब ये दोनों चीज का ज्ञान है, बिजनेस इकोनॉमी मतलब आपकी आर्थिक स्थिति का आपको ज्ञान है, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है इस चीज के बारे में भी आपको पता है, और आपने कितना इनकम किया है उस हिसाब से आपको कितना टैक्स भरना है इसका भी नॉलेज आपके पास है, और आप सालाना कितना टैक्स एवरी ईयर भर रहे हैं एक एवरेज वैल्यू के हिसाब से, वो चीज का नॉलेज है आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, उसके बाद आपके पास कितना गुड्स है इसका भी नॉलेज है आपके पास, आपकी संपत्ति कितनी है, आपका दायित्व कितना है इसका भी नॉलेज आपके पास है, आपको कितने कैपिटल की जरूरत है या फिर आपका कैपिटल कितना इंक्रीज हो गया इस चीज के भी बारे में आपको मालूम है। आपके बिजनेस में आपने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या एरर्स है, उसके बारे में आप क्या है, ऑलरेडी अवेयर है। तो क्या लगता है जब आपको ये सारी चीजें मालूम है तो आप क्या उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक अच्छा स्ट्रैटेजी, एक अच्छा डिसीजन तभी लिया जा सकता है जब आप अपने बिजनेस के बारे में सारी चीजें जानते हैं। आधा अधूरा नॉलेज रहेगा तो डिसीजन आधा अधूरा लिया जाएगा, जो आगे चल के आपको फ्यूचर में क्या करेगा, लॉस दिलवाएगा, बहुत ज्यादा लॉस दिलवाएगा। तो आप अगर चाहते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी एकदम दमदार हो, मार्केट में हम अच्छा परफॉर्मेंस दे पाए, तो उसके लिए आपको ये जितना भी 9 पॉइंट्स है यहाँ तक आपको मालूम होना चाहिए, तभी आप ये 10वां पॉइंट पूरा कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रैटेजी जो है वो अच्छे से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप कि ये सारा पॉइंट आपको क्लियर होगा। इसमें आपको कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ क्या याद रखेंगे, इसके टॉपिक्स को याद रखेंगे। ठीक है, आपको इसके पॉइंट्स को और ज्यादा एक्सप्लेन करने का नीड नहीं है, क्योंकि आपको एमसीक्यू आएंगे और एमसीक्यू के इतनी चीजें इनफ है, मैंने जितना समझा दिया आपको उतना तो बिल्कुल काफी है। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। देखिए, अभी हमने पुष्ट पालन का उद्देश्य देख लिया, यानी कि बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव को देख लिया। अब हम लोग अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है, अब कहता है क्या, अकाउंटिंग का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि व्यावसायिक लेन देनों का नियमित एवं सुव्यवस्थित ढंग से पूर्ण लेखा करता है। ठीक है, यानी कि टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। कहता है अकाउंटिंग जो होता है इसका सबसे पहला उद्देश्य यह है कि ये सबसे पहले क्या करता है, सिस्टमैटिक तरीके से आपका जो भी आपने लेन देन किया है उसको क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखता है, यानी कि आपने जितना भी ट्रांजैक्शन किया उसको, बिजनेस ट्रांजैक्शन किया उसको क्या करता है, रिकॉर्ड करके रखता है। जिससे क्या होता है कि अगर आपके पास पूरा डेटा रहता है, कंप्लीट डेटा रहता है, तो गलती का चांसेस जो होता है ना वो कम होता है। ठीक है, यानी कि एरर जो होते हैं उसके चांसेस कम होते हैं, या फिर ओमिशन के चांसेस कम होते हैं, भूलने के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, अब दूसरा कहता है क्या, टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट एंड लॉस। कहता है शुद्ध लाभ एवं हानि निर्धारित करना। अगर जब तक आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस नहीं पता चलेगा, इसके आगे का जो प्रोसीजर होता है, इसके आगे का जो खाता, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंट बनाया जाता है या फाइनल अकाउंट जिसको हम कहते हैं, या फिर इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है, तो ये सब किसके बेसिस पे बनता है, जब तक आपको नेट प्रॉफिट नहीं मिल जाएगा आप आगे का जो खाता है वो नहीं बना पाइएगा, आप बैलेंस शीट नहीं बना पाइएगा, फाइनल अकाउंट नहीं बना पाइएगा, इनकम स्टेटमेंट नहीं बना पाइएगा। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए। तो नेट प्रॉफिट के लिए सबसे अच्छा चीज क्या है कि भैया हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड है, कंप्लीट रिकॉर्ड होगा तो नेट प्रॉफिट आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं, कहता है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का ज्ञान करना। कहता है टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कहता है क्या कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति क्या है, वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन का आपको क्या करता है, ये ज्ञान दिलाता है। जैसे अभी हमने कहा ना
कि इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन, आपको अगर नेट प्रॉफिट पता चल गया है कितना है तो इससे आपको फाइनेंशियल पोजीशन लगभग क्लियर हो जाता है कि कैसा है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, और भी और अच्छे तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, जिसमें कि हमको क्या पता चल जाता है कि भैया हमारे बिजनेस में हमारे पास कैपिटल कितना है, हमारे पास जो लायबिलिटी है, अच्छा मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ। पता क्या है कि हम लोग क्या बनाते हैं, उसके बेसिस पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, ठीक है, जिससे कमी का पता चल जाता है कि हमारे व्यवसाय में क्या कमी हो रही है, क्या डेफिशिएंसी है या सरप्लस है, उस चीज का पता चल जाता है। दूसरा क्या पता चल जाता है, कैपिटल कितना है। तीसरा क्या पता चल जाता है कि एसेट्स कितना है। चौथा क्या पता चल जाता है कि लायबिलिटी कितनी है हमारी, ठीक है। तो ये सब कहाँ से ये इससे पता चले कि ये किससे पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन जो है ये आपको बताता है कैपिटल, एसेट्स, लायबिलिटी, या फिर आपके व्यवसाय में सरप्लस कितना है, प्लस या फिर आपके व्यवसाय में डेफिशिएंसी कितनी है, यानी कि कमी कितनी है, इन चीजों को बताता है कौन, फाइनेंशियल पोजीशन। अब किसके आधार पर बताता है, तो अकाउंटिंग के आधार पर बताता है, ठीक है। अब चलिए जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, आर्थिक निर्णय के लिए सूचना प्रदान करना, कहता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक डिसीजन। आर्थिक निर्णय लेने के लिए आपको क्या करता है, सूचनाएं प्रदान करता है। फिर वही वाली बात आती है, इसमें भी वही वाला बात आता है, नेचर। अगर आपको पता है कि आपका बिजनेस जो है ये बड़े टाइप का व्यवसाय है, या आपको पता है कि आपका जो व्यवसाय है ये बहुत छोटा है, ठीक है, तो ये कहाँ से पता चलता है, नेचर ऑफ बिजनेस। कैसे पता चलता है, तो आपने डेटा रिकॉर्ड करके रखा, आपको जितनी प्रॉफिट हुई है उससे पता चलता है कि आपका बिजनेस बड़े पैमाने पे काम कर रहा है या छोटे पैमाने पे काम कर रहा है। तो उससे क्या होता है, आपको अपना इकोनॉमिक डिसीजन यानी कि आर्थिक स्थिति से आर्थिक निर्णय लेने में क्या होता है, आसानी हो जाता है कि आगे आपको व्यवसाय जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे करना है क्योंकि प्रॉफिट हमको बहुत ज्यादा हो रहा है, या फिर जो आपका बिजनेस है आपको छोटे पैमाने पे करना है क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो थोड़ी सी क्या है, खराब है, ठीक है। तो ये भी कौन बताता है, अकाउंटिंग बताता है। कैसे बताता है, तो अपने डेटास के रिकॉर्ड, वो जो डेटास रिकॉर्ड करके रखता है उसके हिसाब से आपको बताता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, कहता है व्यवसाय का हित रखने वाले पक्षों को सूचनाएं देना। कहता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। कहता है कि व्यवसाय के हित रखने वाले पक्षों के सूचनाएं देना। व्यवसाय का हित कौन कौन रखता है, तो बिजनेस का जो मालिक होता है वो बिजनेस के बारे में सोचता है, ठीक है, तो यानी कि ऑनर ऑफ द बिजनेस। जो मैनेजर होता है वो बिजनेस के बारे में सोचता है, बिजनेस के हित के बारे में सोचता है। जो इन्वेस्टर होता है वो बिजनेस के हित के बारे में सोचता है। जो शेयर होल्डर होता है या डिवेंचर होल्डर होता है, ये सब भी क्या होते हैं, बिजनेस के हित के बारे में सोचते हैं। और एम्प्लॉइज भी जो होते हैं वो बिजनेस के हित के बारे में सोचते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा बिजनेस आगे बढ़ेगा उतना ही ज्यादा इनका भी क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो क्या होता है, किसी भी तरह का डेटा अगर किसी को भी प्राप्त होता है, जैसे मान लीजिए कि व्यवसाय का मालिक है, इसको हर तरह का इन्फॉर्मेशन मालूम है, तो ये क्या करेगा, मैनेजर को देगा, फिर किसको देगा, इन्वेस्टर को भी देगा, शेयर होल्डर को देगा, डिवेंचर होल्डर को देगा, एम्प्लॉय को देगा, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं बिजनेस से जुड़े हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो जब तक उनको उनकी आर्थिक स्थिति का पता नहीं होगा तब तक काम और ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो काम को और अच्छे तरीके से करने के लिए उनको क्या किया जाता है, हर तरह का इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। अगर उनको आर्थिक स्थिति पता रहेगा तो फिर वो उस हिसाब से बैलेंस करके काम को करेंगे। अब अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है, कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना, टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट। कहता है टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट, यानी कि कानूनी आवश्यकताओं को ये क्या करता है, पूरा करता है। भैया क्या करता है, कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो अब देखते हैं कानूनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करता है ना। देखिए कानूनी आवश्यकता क्या होती है, सरकार, कानून मतलब क्या कि सरकार की झोली में कुछ देना, ठीक है। कानून मतलब क्या, कानून भी किसके हिसाब से काम करता है, सरकार के हिसाब से काम करता है। तो सरकार को क्या चाहिए होता है आपसे, आवश्यकता क्या है सरकार की, आपकी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करना। सबसे पहले तो इसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दीजिए हर चीज का, तो वो तो आप देते ही हैं। जब व्यवसाय स्टार्ट करते हो तो क्या करते हो, रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते तो इन्फॉर्मेशन तो दे ही दिए, तो इसका तो काम हो गया क्या, खत्म। इसके बाद आप जब बिजनेस चलाते हैं तब सरकार को चाहिए होता है आपसे टैक्स। आपने जितना भी इनकम किया है अपने व्यवसाय में, उस इनकम के ऊपर सरकार आपसे क्या मांगती है, टैक्स मांगती है, ठीक है।
तो टैक्स भी दो तरह का होता है। एक टैक्स होता है डायरेक्ट, जो डायरेक्ट सरकार की झोली में जाता है, और एक टैक्स होता है क्या इनडायरेक्ट, जो जाता तो सरकार के पास ही लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से जाता है। ठीक है, तो इन दोनों तरह की आवश्यकताओं को पहचान कर सरकार को क्या किया जाता है, टैक्स पेमेंट किया जाता है। आप आराम से डायरेक्टली पेमेंट कीजिए और इनडायरेक्टली पेमेंट भी कीजिए। आप जो भी वस्तु खरीदते, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जैसे इनकम टैक्स हो गया आपके पास, तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है, ये डायरेक्ट कहाँ जाती है, सरकारी खजाने में जाती है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ये कहाँ जाती है, सरकारी खजाने में ना जाकर डायरेक्ट नहीं जाती, जाती वही है लेकिन डायरेक्ट नहीं जाती है। ये क्या होता है, एक प्रोसीजर वाइज जाता है। ठीक है, जब मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊंगी तब उसमें बता दूंगी कि क्या होता है। तो सरकार की कुछ इस तरह की आवश्यकताएं होती है, भैया उनको आपसे क्या मतलब है, क्या आवश्यकता चाहिए उनको, आपसे उनको टैक्स चाहिए, टाइम पर टैक्स दीजिए तो सरकार भी आपको परेशान नहीं करेगी और आप भी परेशान नहीं होंगे। ठीक है, आई होप कि ये सारा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अब हम अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी अभी। देखिए, अब कहता है वित्तीय लेन देन यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कितने तरीके का खाता हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है, रिकॉर्डिंग इन जर्नल, और दूसरा होता है फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इन खातों को बनाने के बाद ही हम किसको बनाते हैं, फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं। तो देखिए, रिकॉर्डिंग इन जर्नल में कौन कौन सा खाता बनाया जाता है, कैश बुक बनाते हैं, परचेज बुक बनाते हैं, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न किसी तरह का हो तो वो बनाते हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक बनाते हैं, बिल्स पेबल बुक बनाते हैं, अगर बिल्स रिसीव हुआ है तो, बिल्स पे किया है तो। उसके बाद आता है जर्नल प्रॉपर, जिसमें कि आपका लेजर, पोस्टिंग, बैलेंसिंग वगैरह किया जाता है, किसमें, जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, अब कहता है क्या कि फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या बनाया जाता है, तो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इन तीनों को चेक करने के लिए बनाया जाता है ट्रायल बैलेंस। देखिए, ट्रायल मतलब क्या किया जाता है, एक ट्रायल दिया जाता है कि आपने बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है तो वो सही है या गलत है, तो वो कौन करेक्ट करता है, ट्रायल बैलेंस। हम इसमें ना दो साइड होता है, इसमें दो साइड होता है, अगर दोनों साइड बराबर हो गया तो इट मींस कि आपने जो इससे पहले बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है तो वो सही है कि नहीं, वो कौन बता देता है, ट्रायल बैलेंस बता देता है। अगर गलत होगा तो दोनों साइड, ट्रायल बैलेंस का जो साइड होता है, दोनों साइड, एक होता है आपका इनकम, आपका जो इसका दोनों साइड होता है वो क्या करता है, बता देता है। आपका जो दोनों साइड होता है अगर दोनों बैलेंस हो गया तो ठीक है, ट्रायल बैलेंस मतलब बैलेंस करने का ट्राई किया जाता है। अगर बैलेंस हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि गलत है। और अगर गलत हो जाता है तो पीछे जाके हम लोग वापस से चेक करते हैं कि गलती आखिर में किस खाते को बनाने के दौरान हुई है। और अगर बहुत चेक करने के बाद भी नहीं पता चलता है कि गलती कहाँ है तो फिर क्या किया जाता है, जो पैसा एक्स्ट्रा आ रहा है या कम आ रहा है तो उसको क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है सस्पेंस अकाउंट में, कि भैया ये हो गया है सस्पेंस, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि गलती एक्चुअल में कहाँ है, पैसा ज्यादा आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है या पैसा कम आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, तो उसको क्या किया जाता है, सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके आगे का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। अभी दो क्वेश्चन आपको और पढ़ने हैं इसमें, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अब हम जानेंगे कि लेखांकन के प्रकार या शाखाएं यानी कि इसके टाइप्स और ब्रांचेस क्या है, इसके टाइप्स और ब्रांचेस क्या है। ऐसे तो इसके कई टाइप्स हैं लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो यही तीन है। पहला क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़े ही सारे कामों को किया जाता है। अगर आप वित्तीय लेन देन कर रहे हैं, आप अगर किसी तरह का पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, वो सब किसके अंदर आएगा, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आएगा। अगला कहता है क्या, लागत लेखांकन यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो कहता है एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को जब आप बनाते हैं तो ये क्या करता है, उसका टोटल कॉस्ट आपको कैलकुलेट करके देता है और कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके देता है, और साथ ही साथ ये कॉस्ट पर कंट्रोल भी करता है। ठीक है, ये कॉस्ट पर क्या करता है, कंट्रोल भी करता है। तो कॉस्ट हम किसका निकालते हैं, प्रोडक्ट का। तो किसी भी प्रोडक्ट का टोटल कॉस्ट यानी कि कुल लागत और लागत पर
प्रति इकाई, जिसको कहते हैं कॉस्ट पर यूनिट, क्या करता है ये आपको बताता है, और उस कॉस्ट के ऊपर ये क्या करता है कंट्रोल भी करता है। यानी कि प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट के कॉस्ट रिलेटेड जितना भी काम होता है वो कौन बताता है आपको, तो कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। आई होप कि ये दोनों पॉइंट क्लियर होगा। इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिकॉर्ड बताता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के, और इसमें प्रोडक्ट की कॉस्ट से रिलेटेड आपको हिसाब किताब देता है। अगला कहता है क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी कि प्रबंध लेखांकन। कहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, तो कहता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ये कहता है असिस्ट मैनेजमेंट इन मेकिंग बिजनेस डिसीजन। कहता है प्रबंध लेखांकन जो है ये आपका मदद करता है मैनेजमेंट करने में, और मैनेजमेंट करने में क्या, मैनेजमेंट में बिजनेस डिसीजंस लेने में ये आपको क्या करता है, मदद करता है। कौन मदद करता है, प्रबंध लेखांकन, यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको क्या करता है, इसमें मदद करता है। साथ ही साथ ये वित्तीय निर्णय लेने में भी मदद करता है, और गैर वित्तीय यानी कि नॉन फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में भी आपको क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, आई होप कि तीनों पॉइंट क्लियर होगा। मैं एक बार आपको फिर से समझा देती हूँ कि यहाँ पर जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है उसके रिकॉर्ड्स को ये क्या करता है, आपको बताता है। दूसरा क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना भी मतलब प्रोडक्ट का उत्पादन करने में कितना खर्च लगा है, प्रोडक्ट के उत्पादन करने के बाद प्रति वस्तु इकाई क्या होगी, ये सारी चीजों के बारे में आपको कौन बताता है, कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। और तीसरा आपका क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि असिस्ट मैनेजमेंट इन मेकिंग बिजनेस डिसीजन। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, आपको बिजनेस से रिलेटेड ना निर्णय लेने में मदद करता है। अब वो निर्णय वित्तीय भी हो सकते हैं, यानी कि फाइनेंशियल, और नॉन फाइनेंशियल यानी कि गैर वित्तीय, दोनों ही तरीकों का निर्णय लेने में आपको मैनेजमेंट क्या करता है, मदद करता है। अब इसके अलावा भी कुछ इसके टाइप्स और हैं जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, यही तीन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी जगहों पर पूछा जाता है और आगे आपको काम भी आएगा। तो इसके अलावा और क्या है, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि इसके अलावा भी क्या क्या टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, हम ना लेखांकन के प्रकार अभी पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने इनकी तीन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो पढ़ लिए। सबसे पहला क्या था कि वित्तीय लेखांकन यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा क्या था आपका लागत लेखांकन यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा क्या था प्रबंध लेखांकन यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये तीन सबसे मोस्ट टॉपिक्स है, इसके टाइप्स है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब उसके बाद भी और तरह की अकाउंटिंग्स आती हैं इसमें, जिससे कि क्वेश्चंस थोड़े कम होते हैं, लेकिन जानकारी के लिए आपको जान लेना चाहिए, इनको नया ऐड किया गया है अकाउंटिंग के टाइप्स में। ठीक है, तो सबसे पहला जो तीन तो टॉपिक हमने पढ़ लिया है, चौथा टॉपिक ये है कि कर लेखांकन यानी कि टैक्स अकाउंटिंग। देखिए, किसी भी तरह का टैक्स जो कैलकुलेट किया जाता है वो टैक्स अकाउंटिंग के अंदर आता है। उससे आपको कितना पैसा रिसीव हो रहा है, कितना आप पैसे को कलेक्ट कर पा रहे हैं, किस जगह से कितना कलेक्ट कर पा रहे हैं, उन सब में जितने भी टैक्स आते हैं, जैसे कि कुछ टैक्सेस के नाम भी हमने लिखे हैं, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, वैट है, जीएसटी वगैरह जितनी भी आती हैं वो सब जितना उसको काउंट किया जाता है वो सब आता है टैक्स अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, अब दूसरा कहता है क्या, पांचवा कहता है क्या, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, सरकारी लेखांकन। ठीक है, या फिर हाँ सरकारी लेखांकन कहता है मेथड्स अडॉप्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज। ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज वगैरह जो होती है ये सबको लोकल अथॉरिटीज के नाम से जाना जाता है। तो इन लोगों के द्वारा आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए जिस भी तरह का मेथड्स को अडॉप्ट किया जा रहा है या यूज किया जा रहा है, और उस पर जो खर्चा आ रहा है यानी कि उस पर जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उन खर्चों को किसमें काउंट किया जाता है, तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग के अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, इसमें आता है आपको कौन कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो पूरे देश की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट जो कि किसी एक राज्य की सरकार होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, और लोकल अथॉरिटीज यानी कि आप जिस राज्य के अंदर रह रहे हैं, आप जिस जिले में रह रहे हैं, वहाँ की नगर पालिका वगैरह जो होती है उसको लोकल अथॉरिटीज कहा जाता है। तो वो आपको लाभ पहुंचाने के लिए जितना भी काम सरकार के थ्रू कर रही है उसको कहते हैं क्या, गवर्नमेंट अकाउंटिंग। उसकी जो काउंटिंग वगैरह की जाती है उसको कहते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग। आई होप कि क्लियर होगा। अब अगला देखिए, कहता है सामाजिक राष्ट्रीय लेखांकन यानी कि सोशल नेशनल अकाउंटिंग यानी कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ अ नेशंस इकोनॉमिक एक्टिविटी। कहता है हमारे पूरे राष्ट्र का, अगर जैसे कि भारत में रह रहे हैं तो भारत की आर्थिक स्थिति क्या है, ठीक है, भारत की आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी आर्थिक क्रियाओं को क्या किया जाता है, इसमें गणना की जाती है, और उसके बाद उसका क्या किया जाता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया जाता है। तो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को जो पूरे देश भर में किया जा रहा है,
जो पूरे देश भर में सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया जा रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक या राष्ट्रीय लेखांकन, सामाजिक या राष्ट्रीय लेखांकन कहते हैं। उसकी जो हिसाब किताब की जा रही है पूरे देश भर में, तो उसको सामाजिक या राष्ट्रीय लेखांकन कहते हैं। अगला देखिए, आखिरी पॉइंट है, ये ना कुछ नया जोड़ा गया इसमें, जो आज के डेट में ना हम लोग इस पर भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होगा, कहते हैं टू इवैल्यूएट ह्यूमन रिसोर्स एंड रिकॉर्ड देम इन अकाउंट्स टू डिस्प्ले फाइनेंशियल रिकॉर्ड। कहता है आज के डेट में ना मनुष्य जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत तरह के काम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग बहुत तरह की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मनुष्य जो है नई नई प्रकार की चीजों का क्या कर रहे हैं, उत्पन्न भी कर रहे हैं, उसको नया नया चीजों को प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, जो हमारे पास नहीं है, जो हमें हेल्प कर सकता है, बहुत तरह की चीजों का जो क्या कर रहे हैं, इन्वेंशन भी कर रहे हैं। तो क्या करता है, उन सारी इन्वेंशंस को ये क्या करता है, इवैल्यूएट करता है, यानी कि उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। अब जानकारी प्राप्त करके ये क्या करता है, उसको उस जानकारी को प्राप्त करता है और उसको फिर क्या करता है, लिखता है, इसी को कहते हैं अकाउंटिंग। और सरकार क्या करती है, इस ह्यूमन रिसोर्स को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, मनुष्यों द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं होती हैं उसको और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए जो भी इसके ऊपर खर्चा वगैरह करती है, जो भी पैसा वैसा लगाती है, जो भी फाइनेंशियली हेल्प करती है, उसको ये क्या करता है, काउंट करने का काम करता है, यानी कि इसको रिकॉर्ड करके रखने का काम करता है, इसी को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। आई होप कि ये चारों पॉइंट क्लियर होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, और लास्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं, जो मैं अगला क्वेश्चन आपको बताऊंगी, ठीक है। देखिए इस चैप्टर का ये जो है अंतिम क्वेश्चन है, ये चैप्टर आज ओवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है, तो कृपया करके इसको लाइक भी कीजिए, सिर्फ देखिए मत, ठीक है, ताकि मेरा भी थोड़ा सा मोराल जो है वो अप होगा कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है, या फिर आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हाँ कैसा लग रहा है, या किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो आप वो भी हमको बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट में बता सकते हैं, लाइक कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी भेजिए जो आपके साथ पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करता है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कहता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होता है इसको यूज कौन कौन करता है, ठीक है। तो दो तरह के यूजर्स पाए जाते हैं इसमें। जो पहला यूजर होता है वो होता है आंतरिक उपयोगकर्ता, जिसको हम कहते हैं इंटरनल यूजर्स, ठीक है। और जो दूसरा यूजर होता है, जो दूसरा यूजर होता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल यूजर्स, यानी कि बाहरी उपयोगकर्ता, यानी कि ये व्यवसाय के अंदर रहकर जो डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं उसको कहते हैं क्या, इंटरनल यूजर्स, जो बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस को लेते हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स कौन होता है, जो बिजनेस के बारे में डिसीजंस जानने का प्रयास करते हैं। मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मेक और टेक का। मेक मतलब ये बनाते हैं, और टेक मतलब ये क्या करते हैं, उस चीज के बारे में जानते हैं और उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। मतलब ये बनाने वाले हैं और ये क्या होता है, उस डिसीजन को जानते हैं कि भैया आपने क्या डिसीजन बनाया, जरा हमें भी बताइए, फिर हम उस हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे कि हमें आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। तब कहते हैं इंटरनल यूजर, जो उसमें कौन कौन आता है, तो ऑनर ऑफ द कंपनी, मैनेजर ऑफ द कंपनी, और कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारी या फिर जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, वो आते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब कहता है क्या कि एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन होते हैं, यानी कि जो अकाउंटिंग होता है उसका जो डेटा है उसका बाहर से कौन कौन लोग यूज करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, व्यवसाय में पैसा लगाने वाला इन्वेस्टर, निवेशक जिसको कहते हैं, ये क्या करता है, व्यवसाय में अपना पैसा लगाता है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा कौन है, लेनदार, क्रेडिटर्स, ठीक है। तीसरा कौन होता है, जो व्यवसाय में सप्लाई का काम करते हैं, ठीक है, सप्लायर्स। तीसरा अगला कौन होता है, ट्रेड यूनियंस, जो अगर ट्रेड यूनियन कौन होता है, तो कर्मचारी के ऊपर यदि किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है या कर्मचारियों के हित के लिए कुछ बोलना है तो वो उसके लिए एक संघ बनाएगा जिसको कहते हैं ट्रेड यूनियन। ये कर्मचारियों के पक्ष में बात करता है हमेशा, ठीक है। अगला कहते हैं क्या, कौन है, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हाँ भैया, अगर बैंक आपको पैसा दे रही है, लोन दे रही है, या आपके व्यवसाय में पैसा लगा रही है, तो भी वो क्या कहेगी कि हमको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप कैसे काम कर रहे हैं, आपका कार्य कैसे हो रहा है, आपका कार्य करने का क्या क्या तरीका है, आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, क्या आपने नया काम स्टार्ट किया, ये सारी चीजों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार इनको होता है, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आपका व्यवसाय चल रहा है, ठीक है। अगला कहता है क्या, सरकार तो कहेगी कि भैया हमको तो जानकारी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रकार का उल्टा पुल्टा काम कीजिएगा तो जवाब तो हमको देना पड़ेगा ना। जनता जनार्दन किसके पास आएगी, हमारे पास आएगी, सर मदद कीजिए। अगर आपके पास किसी ने पैसा लगाया, पैसा लेके भाग गए,
या आपको बहुत लॉस हो गया, आप डूब गए, तो आम जनता का तो पैसा गया ना। तो इसलिए सरकार क्या कहती है कि आप सारा इंफॉर्मेशन क्या कीजिए, आम जनता को बताइए, ठीक है। अगला कहता है क्या, पब्लिक या फिर कस्टमर। अब ऐसी बात है, पब्लिक या कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को यूज कर रही है, आपके प्रोडक्ट को रेट कर रही है, तो ये तो चाहेगी ना कि आपकी कंपनी कैसे कार्य कर रही है उसके बारे में बताइए। तो इनको भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, क्योंकि ये क्या करती है, आपके प्रोडक्ट को यूज कर रही है मार्केट में, इन्हीं की वजह से जो है आपका व्यवसाय चल रहा है, ठीक है। ले लेकर हर चीज यहीं आके रुक जाती है, पब्लिक, कस्टमर, जनता, जनार्दन, और सबसे ज्यादा धोखा भी इन्हीं के साथ होता है, ठीक है। अब देखो अगला कहते हैं कॉम्पिटिटर्स। कुछ कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि वो आपकी आर्थिक स्थिति को अगर वो जान जाएंगे तो फिर उसके हिसाब से क्या करेंगे, वो भी कोई धमाकेदार ऑफर लेके आएंगे। तो ये भी हमेशा उत्सुक रहते हैं कि आपके व्यवसाय में चल क्या रहा है उसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है वो पूरा समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम पे जाके अपना लिंक ले लीजिए, टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल दिया है, उस लिंक को क्या कीजिए, ज्वाइन करके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और नोट्स ले लीजिए। इसका प्रॉपर इंग्लिश और हिंदी में हैंड रिटेन नोट्स आपको मैंने ग्रुप में डाल भी दिया। जब मैंने पहली क्लास दी थी उसी समय मैंने पूरा नोट्स डाल दिया था, तो आप कॉपी में लिख लीजिए और अगला क्लास में इसका जब भी पढ़ाऊंगी तो मैं आपको इसकी एमसीक्यू वगैरह बताऊंगी, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट का भी क्लासेस कीजिए, बीएसटी का भी मैंने डाला हुआ है और उसकी भी क्लासेस आ जाएगी, फिर उसकी भी एमसीक्यू पढ़ाऊंगी, फिर इकोनॉमिक्स, फिर डीपी, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो कृपया करके लाइक कीजिए, ठीक है। आगे मैं आपको और भी पढ़ाऊंगी, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।